नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को लेकर कुछ सर्वे का दावा करते हुए कहा है कि आरएसएस के सर्वे से बीजेपी में हाहाकार है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है। इसके साथ ही कांग्रेस ने कहा कि चुनाव से पहले कई सर्वे सामने आए हैं जिनमें प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है। साथ ही बीजेपी 55 सीटों से भी कम पर सिमट रही है। पार्टी ने कहा कि कांग्रेस के पास 2018 के अपने 15 महीनों का कार्यकाल और कमलनाथ जी जैसे निर्विवाद और अनुभवी नेता का साथ है। इसे लेकर वो जनता के बीच पहुंच रही है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी पर 18 वर्षों की देनदारियां और अधूरी घोषणाएं हैं जो गंभीर सत्ता विरोधी लहर का रूप ले चुकी हैं। पिछले 5 महीनों में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर 6 अलग अलग सर्वे सामने आए हैं। सभी सर्वे में बीजेपी की सीटें लगातार घटती जा रही हैं। कांग्रेस ने कहा इतना ही नहीं, बीजेपी के सर्वे में भी पार्टी बुरी तरह से हार रही है। कांग्रेस ने कहा है कि ये सर्वे आने के बाद से मध्य प्रदेश बीजेपी में खलबली मची है और ये सुझाव भी मिला है कि 60% बीजेपी विधायकों के टिकट काटे जाएं। कांग्रेस ने दावा किया है कि संघ यानी आरएसएस के सर्वे में बीजेपी को 103 सीटें मिल रही हैं और वो सरकार से बाहर जा रही है, जबकि कांग्रेस के सर्वे में बीजेपी 95 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। इसके अलावा कांग्रेस ने कई सर्वे के हवाले से दावा किया है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार से बाहर जा रही है। हालांकि सत्य हिंदी के पास आरएसएस के सर्वे को लेकर कोई जानकारी नहीं है और ये भी नहीं स्पष्ट करता है कि आरएसएस सर्वे करवाता है या नहीं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। सूत्रों ने कहा है कि यूपीए अध्यक्ष और कांग्रेस की दिग्गज नेता सोनिया गांधी के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में ये फैसला किया गया है। लोकसभा चुनाव लड़ने के बजाय प्रियंका गांधी देश भर में पार्टी और उसके सहयोगियों के पक्ष में प्रचार करेंगी। प्रियंका गांधी अब उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार तक सीमित नहीं रहेंगी। वो 2024 के आम चुनाव से पहले राज्यसभा भी जा सकती हैं। फिलहाल प्रियंका गांधी को हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा भेजने की तैयारी चल रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना पर निशाना साधते हुए कहा है कि दुनिया को भारत के मुद्दों में हस्तक्षेप करने के लिए आमंत्रित करने का मतलब देश के लिए बड़ी समस्या लाना होगा। जयशंकर ने कहा कि हर देश में मुद्दे और विविधता होती है, लोगों के विचार हो सकते हैं, उनकी राय हो सकती है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि भारत में बड़ी समस्याएं हैं और दुनिया को इसके बारे में कुछ करना चाहिए तो आप बड़ी समस्याओं को आमंत्रित कर रहे हैं। जयशंकर ने यह दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट कॉलेज में छात्रों की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा। दिल्ली पुलिस ने हेट स्पीच मामले में आंदोलनरत पहलवानों को क्लीन चिट दे दी है। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि पहलवानों के खिलाफ हेट स्पीच से जुड़ा कोई मामला नहीं बनता है। दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। कोर्ट ने रिपोर्ट को रिकॉर्ड में ले लिया है। अपनी रिपोर्ट में पुलिस ने कहा है कि जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान आंदोलनरत पहलवानों ने किसी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया है। जांच के दौरान ऐसे सबूत नहीं मिले हैं जिससे पता चलता हो कि पहलवानों ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। पुलिस ने इसको लेकर शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत वीडियो क्लिप का हवाला देते हुए अपनी स्टेटस रिपोर्ट में लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विवादित नारा कुछ सिख प्रदर्शनकारियों ने लगाया था। बता दें, पिछले दिनों भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों ने जंतर मंतर पर धरना दिया था। इस दौरान दर्ज एक शिकायत में पहलवानों पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने धरना प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। कोर्ट ने इस मामले पर दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। बीजेपी सांसद और कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने आज कहा है कि पुलिस उनके पास आज पूछताछ के लिए नहीं आई। ये जवाब उन्होंने तब दिया जब ब्रजभूषण सिंह से पत्रकारों ने सवाल किया था कि क्या पुलिस शुक्रवार को उनके पास आई थी। बता दें, बीते दिनों पहलवानों और खेल मंत्री के बीच लगभग 5 घंटे चली बैठक के बाद तय हुआ था कि 15 जून तक ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जांच पूरी कर ली जाएगी और तब तक पहलवान प्रदर्शन नहीं करेंगे। आंदोलन कर रहे पहलवानों से मुलाकात के बाद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था, बैठक में हमने जांच पूरी करके चार्जशीट दायर करने की बात की है और हम ये करेंगे। पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा है कि महिला पहलवान पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए क्राइम साइट पर गईं, लेकिन मीडिया में चलाया गया कि वो समझौता करने गई हैं। उन्होंने कहा कि ब्रजभूषण की यही ताकत है, वो बाहुबल, राजनीतिक ताकत और झूठे नैरेटिव चलवाकर महिला पहलवानों को परेशान कर रहा है। उसकी गिरफ्तारी जरूरी है। पुलिस की हमें तोड़ने की कोशिश है। वहीं पुलिस की ओर से कहा गया है कि महिला पहलवानों के ब्रजभूषण सिंह के घर जाने वाली बात पर गलत खबरें चल रही हैं। कृपया अफवाहों पर ध्यान न दें।
दिल्ली पुलिस की तरफ से महिला पहलवान को भारतीय कुश्ती महासंघ कार्यालय तफ्तीश के विषय में ले जाया गया था। नाबालिग बच्ची के पिता की ओर से बयान बदले जाने के बाद पहलवान विनेश फोगाट ने ट्वीट किए हैं, जिसमें वो अपनी हताशा जाहिर कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि डर और भय के माहौल में क्या बेटियों को इंसाफ मिल पाएगा। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि ये बेटियां एक एक करके हिम्मत ना हार जाएं इंसाफ की इस लड़ाई में हो रही देरी के कारण। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है, परमात्मा सबको हिम्मत दे। पहलवानों के साथ ब्रजभूषण के अभद्र व्यवहार को लेकर इंटरनेशनल रेफरी जगबीर सिंह ने मीडिया से बातचीत में बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि ब्रजभूषण ने नशे की हालत में महिला पहलवान के साथ अभद्र व्यवहार किया था। इंटरनेशनल रेफरी जगबीर सिंह ब्रजभूषण के खिलाफ यौन शोषण मामले में गवाह हैं। जगबीर सिंह ने बताया कि उन्होंने पहली बार 2013 में ब्रजभूषण को महिला खिलाड़ियों के साथ गलत व्यवहार करते देखा था। ये थाईलैंड का टूर था, जहां उन्होंने ब्रजभूषण को महिला के पीछे खड़ा देखा। ब्रजभूषण ने महिला पहलवान को अभद्र तरीके से छुआ था। ब्रजभूषण सिंह पर आरोप लगाने वाली वयस्क 6 महिला पहलवानों में से एक द्वारा लगाए गए एक आरोप को एक अंतर्राष्ट्रीय रेफरी ने पुष्टि की है। ये आरोप एक महिला पहलवान ने लगाया था, जिसमें कहा गया कि पिछले साल मार्च में टीम ने लखनऊ में एशियाई चैंपियनशिप के लिए ट्रायल के अंत में एक तस्वीर खिंचवाई थी। महिला ने अपनी शिकायत में कहा है, जब मैं अंतिम पंक्ति में खड़ी थी, आरोपी आया और मेरे साथ खड़ा हो गया। मुझे अचानक मेरे नितंब पर किसी का हाथ महसूस हुआ। मैं आरोपी यानी ब्रजभूषण सिंह के कारनामों से दंग रह गई, चूंकि वे बेहद घटिया और आपत्तिजनक थे और मेरी सहमति के बिना थे। जब मैंने दूर जाने की कोशिश की तो मुझे जबरन मेरे कंधे से पकड़ लिया गया। 2007 से अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती रेफरी जगबीर सिंह ने इस आरोप पर अपना बयान दर्ज कराया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार जगबीर सिंह ब्रजभूषण और शिकायतकर्ता से कुछ फीट की दूरी पर ही खड़े थे। द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में जगबीर सिंह ने फोटो का हवाला दिया और कहा कि दिल्ली पुलिस ने उनसे इसके बारे में पूछा था। रिपोर्ट के अनुसार जगबीर सिंह ने कहा, मैंने ब्रजभूषण को महिला पहलवान के बगल में खड़े देखा। उन्होंने खुद को छुड़ाया, धक्का दिया, बुदबुदाई और दूर हट गई। वो अध्यक्ष के बगल में खड़ी थी, लेकिन फिर सामने आ गई। मैंने देखा ये महिला पहलवान कैसी प्रतिक्रिया दे रही थी और वो असहज थी। उनके साथ कुछ गलत हुआ। मैंने उन्हें कुछ करते हुए नहीं देखा, लेकिन उसके हाथ पैर खूब चलते थे। इधर आ जा, इधर खड़ी हो जा। उसके व्यवहार से स्पष्ट था कि उस दिन कुछ गलत हुआ था। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली नाबालिग पहलवान ने अपना बयान क्यों बदला? क्या उसने पहले किसी दबाव में आरोप लगाया था या फिर अब कुछ और बात हो गई? ऐसे ही उठते सवालों के बीच अब उस नाबालिग महिला पहलवान के पिता की सफाई आई है। उन्होंने इन दोनों बयानों के लिए खुद पर ही जिम्मेदारी ली है, यानी उन दोनों ही बयानों के लिए उन्होंने किसी को दोष नहीं दिया। नाबालिग शिकायतकर्ता के पिता ने गुरुवार को कहा है कि वो निर्दोष साबित हो रहे हैं, तो यह बेहतर है कि कोर्ट की बजाय अभी सच सामने आ जाए। रिपोर्ट के अनुसार नाबालिग के पिता ने कहा कि पहले की शिकायत जानबूझकर की गई थी और झूठी थी। नाबालिग के पिता ने पीटीआई को दिए एक साक्षात्कार में कहा, चूंकि अब बातचीत शुरू हो गई है, सरकार ने पिछले साल मेरी बेटी की एशियाई अंडर 17 चैंपियनशिप ट्रायल में हार की निष्पक्ष जांच का वादा किया है, इसलिए ये मेरा भी कर्तव्य है कि मैं अपनी गलती सुधारूं। कांग्रेस ने चीन द्वारा गांव बसाए जाने को लेकर मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा है कि चीन सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। अब उत्तराखंड के सीमावर्ती इलाकों में चीन सैन्य गांव बसा रहा है। चीन ने 1 महीने के भीतर लगभग 100 स्ट्रक्चर तैयार किए हैं। नरेंद्र मोदी जी, यही वक्त है लाल आंख दिखाने का। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि LAC पर दुस्साहसिक चीनी सैन्य निर्माण जो अब उत्तराखंड में है, हमारी प्रादेशिक अखंडता को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी जी की चीन को क्लीन चिट की बड़ी कीमत देश चुका रहा है। चीन के साथ रणनीतिक रूप से मुकाबला करना चाहिए, न कि खोखली शेखी बघार कर। कर्नाटक सरकार ने राज्य के बोर्ड के पाठ्यक्रम को रिवाइज करने का प्रस्ताव दिया है और संघ से जुड़े पाठ को हटाने का प्रस्ताव दिया है। कर्नाटक के मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कहा कि राज्य सरकार केबी हेडगेवार सहित पिछली भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई पाठ्य पुस्तकों से कुछ पाठों को हटाने की योजना है। उन्होंने कहा कि हमारे पास उन लोगों के बारे में कहानियां होनी चाहिए जिन्होंने वास्तव में राष्ट्र के निर्माण में योगदान दिया है। बता दें, RSS के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार पर एक अध्याय पिछले संशोधन के दौरान राज्य पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था। इस शैक्षणिक वर्ष से उसे हटाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री सिद्धरामैया सरकार ने दिया है।
इस विवाद पर बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव सीटी रवि ने कहा है कि कांग्रेस पाठ्यक्रम बदल सकती है क्योंकि वो सत्ता में है, लेकिन वो इतिहास नहीं बदल सकती। सबको संघ परिवार की देशभक्ति के बारे में पता है। एनसीईआरटी के पाठ्यक्रमों में कटौती पर इसके सलाहकारों ने आपत्ति जताई है। कक्षा 9 से 12 के लिए राजनीति विज्ञान की किताबों के मुख्य सलाहकार सुहास पलशिकर और योगेंद्र यादव ने आग्रह किया है कि एनसीईआरटी उनके नाम सलाहकार के रूप में हटा दे। उनकी आपत्तियां एनसीईआरटी द्वारा हाल ही में किए गए असंख्य और तर्कहीन कटौती और पाठ हटाए जाने पर है। उन्होंने कहा है कि ऐसे में उनके नाम जुड़े होने पर उन्हें शर्मिंदगी होती है। एनसीईआरटी स्कूल की पाठ्यपुस्तकों पर विवाद हो रहा है क्योंकि हाल में पाठ्यक्रमों में जो बदलाव किए गए हैं उसकी शिक्षाविदों और राजनेताओं ने आलोचना की है। बता दें, कुछ दिन पहले ही खबर आई है कि कक्षा 10 के छात्र अब एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों से लोकतंत्र और विविधता, जनसंघर्ष और आंदोलन, राजनीतिक दल, लोकतंत्र की चुनौतियां आदि के बारे में नहीं सीख पाएंगे। दरअसल एनसीईआरटी ने कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तकों से इनसे जुड़े पूरे अध्यायों को हटा दिया है। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार को किसी ने जान से मारने की धमकी दी है। उन्हें यह धमकी व्हाट्सएप पर दी गई है। धमकी में कहा गया है कि तुम्हारा हाल दाभोलकर जैसा होगा। इस धमकी की जानकारी खुद उनकी बेटी और सांसद सुप्रिया सुले ने मीडिया को दी है। उन्होंने इसकी शिकायत मुंबई के पुलिस कमिश्नर से भी की है। मीडिया से बात करते हुए सुप्रिया सुले ने कहा कि मेरे पिता को किसी भी तरह का नुकसान होता है तो इसका जिम्मेदार गृह मंत्रालय होगा। एएनआई के द्वारा जारी ट्वीट के मुताबिक सुप्रिया सुले ने कहा कि शरद पवार के नाम से मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज आया है। उन्हें एक वेबसाइट से धमकी दी गई है। साथ ही संबंधित अकाउंट से भी ऐसे ही मैसेज आए हैं। मैं यहाँ न्याय मांगने आई हूँ। मेरी केंद्रीय गृह मंत्री और महाराष्ट्र के गृह मंत्री से मांग है कि ये जो गंदी राजनीति है वह रुकनी चाहिए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।